अब हम जो बाइडेन को देख लेते हैं, अमेरिका सुपर पावर बन रहा है। आरएसएस जब टूटा, ठीक है, तो उसके बाद दुनिया में कोई भी सुपर पावर एक तरफ नहीं रह सकता। देखें, पहले आरएसएस था, आरएसएस टूटा तो अमेरिका हो गया, चाइना, अब दो बड़ी कंट्रीज सामने आमने सामने, चाइना और इंडिया। देखते हैं कि इंडिया अब कहाँ आप शायद यूएसएसआर कहना चाह रही हैं, आप आरएसएस कह रही हैं। यूएसएसआर, आई एम रियली सॉरी, मैं यूएसएसआर कहना चाह रही हूँ, मेरी जुबान फिसल गई। असल में मैंने अभी प्रोग्राम आरएसएस में किया ना, तो यूएसएसआर जो है, आरएसएस, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, यूएसएसआर कह रहे थे। जब वो टूटा उसके बाद जो है वो टूट के कोई भी बड़ी सुपर पावर नहीं बन सका। इंडिया शुरू से एक ऑल्टरनेटिव स्कूल थॉट रहा है, स्कूल ऑफ थॉट। इंडिया कोई एक मामूली मुल्क नहीं है, और इंडिया को लोगों से मत जोड़िए सर। इंडिया ने इंडिया क्यों फेमस है भाई? इंडिया के लोग हैं काले काले वो हमारी तरह ब्राउन ब्राउन रंग के हैं, कोई बहुत ज्यादा गोरे चिट्टे तो हम नहीं है ना, तो सेंट्रल एशियन की तरह ना वहां के, तो फिर भी ये सारे हमारे आगे क्यों नतमस्तक है? मैं यहाँ सेंट्रल एशिया में रहता हूँ, सारा दिन टीवी पे गूगल, सुंदर पिचाई, ये वो इंडियंस, ठीक, क्यों? हमको पसंद नहीं करते, ये नेचुरली नहीं पसंद करेंगे, ये मजबूर होते हैं, क्योंकि वो जो थॉट प्रोसेस है, वो जो नॉलेज है, इंडिया दुनिया को देता रहा। तो पाकिस्तान की करंट सर्कमस्टांसेस तो यही हैं। बाकी डेवलपमेंट तो अभी सोचा नहीं जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम तो अभी सोचा नहीं जा रहा, आईटी पे वर्क करने का सोचा नहीं जा रहा। जो हमारी कॉटन की इंडस्ट्री है, या जो हमारा ये इस तरह की एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल, एग्जैक्टली, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो सब जो है वो मतलब मामला खराब हो चुके हैं, इंडस्ट्रीज सारी बंद हो चुकी हैं, और जो बाहर से बिजनेस आ रहा था वो भी बंद हो रहा है। हम तो इतने बेवकूफ हैं, हमने पिछले दिनों ऑडी के शोरूम में जो है हमने आग लगाई है। तो बाकी जो इन्वेस्टर हैं, फिर वो तो आने से डरेंगे ना। अभी इरबा जी बता रही थी, टेस्ला में वो सेल्फ ड्रिवन कार ला रहे हैं, जो गवर्नमेंट के साथ, खैर उनकी जो अभी अटकी हुई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि चाइना में बनाए और इंडिया में बेचे। हम कह रहे हैं इंडिया में बनाओ, चाइना में बेचो। हम क्या मार्केट कंजम्पशन बैठे हुए तुम्हारे लिए? हम तुम्हारा सामान खरीदेंगे खाली, और तुम्हारा ये जो कचरा कल को खराब हो जाएगा, हमारे यहाँ का वो लैंडफिल खराब होगा। फिर हम कह रहे हैं हमारे से बनाओ, थाईलैंड में बेचो, पाकिस्तान में बेचो, बांग्लादेश में बेचो, श्रीलंका में बेचो, म्यांमार में बेचो, कंबोडिया में बेचो, चाइना में बेचो, जापान में बेचो। हम हमारे यहाँ बनाओ, बेचो दुनिया में। हम क्यों आपका चाइना का माल आप बनाओ चाइना में, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, खरीद हम ले भैया। ये ऐसी शराफत क्यों भाई एलन मस्क साहब? तो गवर्नमेंट ने कह दिया बनाइए और बेचिए। सिर्फ बेचने का काम इंडिया नहीं करेगा। इंडिया न तो नॉलेज का कंज्यूमर अब बनेगा, और इंडिया न सिर्फ गुड्स का कंज्यूमर बनेगा। हम खरीदेंगे, मगर बनाइए हमारे यहाँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मुजफ्फर अली चौधरी अपने चैनल परफेक्ट रिएक्शन में अपने देखने वालों को वेलकम कहता है। आज मेरी बड़ी खुश नसीबी है, मैं इसे ये अपने शो के लिए एक एजाज की बात समझता हूँ कि आज मेरे साथ पाकिस्तान से रिवाहा जी हैं, और इंडिया से जो है ये अभिषेक भाई है। तो वेलकम टू द शो मैडम जी और सर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल आपके व्यूवर्स को, और सर आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया, और बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। अभिषेक जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? पहली दफा आप मेरे शो में आए। हाँ, आपके सभी दर्शकों को नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैंने आपका पहले भी एक दो वो YouTube पे देखा था, आप मेरे उसमें आ रहे थे, तो आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये मेरे लिए भी एजाज की बात है कि आपने मुझे निमंत्रण दिया है, मुझे बुलाया है यहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद मुजफ्फर भाई। सो होप वी विल हैव अ कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन। जी थैंक यू। अच्छा रिबाहा जी, आपसे मैं स्टार्ट करूंगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान इंडिया रिलेशन के साथ साथ जो इंडिया की डेवलपमेंट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो आप कैसे देख रही हैं एक पाकिस्तानी, और खास तौर पर एक पाकिस्तानी यूट्यूबर जिसकी पूरी की पूरी ग्रिप है इंडिया के हालात के ऊपर और पाकिस्तानी हालात और दोनों मुल्कों के रिलेशन के ऊपर, कि ये जो अभी इंडिया ने G20 एक जो समिट किया है कश्मीर के अंदर, और उसके बाद में G7 जापान के अंदर गए, वहां पर जो इंडिया के जो मोदी साहब थे उनको वहां पर वेलकम किया गया, और जो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के उन्होंने भी बोला कि मैं अब उनका जो है ऑटोग्राफ लूंगा। उसके बाद में फिर वो आगे गए पापुआ न्यू गिनी, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उनके पांव छुए,
और उसके बाद में जब आगे वो गए हैं ऑस्ट्रेलिया, वहां पर उनको बहुत ज्यादा वार्म वेलकम किया गया। तो एज ए पाकिस्तानी आप कैसे देख रही हैं कि इंडिया के जो एक इतनी जो रिस्पेक्ट है वर्ल्ड के अंदर, तो उसकी मेन रीजन क्या है? मोदी जी के अपने कुछ एफर्ट्स हैं उसके अंदर, इंडिया की डेवलपमेंट है, या कुछ और कारण है? क्या कैसे आप देख रही हैं सारी चीज? इसका सर इसका सारा क्रेडिट जाता है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। और आपसे प्रोग्राम से पहले हमने लाइव किया अभिषेक सर जी से, और मैंने भी उनसे यही क्वेश्चन किया कि सर इसके पीछे आखिर क्या राज है कि हर वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं और इंडिया की डेवलपमेंट का राज जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सही पॉलिसीज की वजह से है। और 2014 से हमने देखा कि इंडिया जो है वो डिजिटल इंडिया कैसे बना और क्यों ग्रो किया, इसके पीछे रीजन ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई अपने इंडिया को ग्रो करने के लिए। और ऐसा नहीं था कि इंडिया शुरू से ही ऐसा था। कहा यह जाता था कि साउथ एशिया यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और सोने की चिड़िया कहा जाता था। और अगर पाकिस्तान इंडिया से अलग ना होता और तो आज पूरी दुनिया में भारत जो है या हिंदुस्तान जो है वो तीसरी बड़ी सुपर पावर होता है या पहली बड़ी सुपर पावर होता। अंग्रेजों ने दरअसल हमसे डर कर जो है पाकिस्तान को यानी कि हिंदुस्तान का एक टुकड़ा पाकिस्तान से अलग यानी कि पाकिस्तान को अलग कर दिया, क्योंकि उनको आने वाला टाइम जो है ना बड़ा डर रहे थे वो कि भाई अगर हम साथ मिल के रहेंगे तो ये है कि भारत जो है अभी भी भारत बहुत ग्रो कर रहा है, 5वीं बड़ी सुपर पावर बन गया है। और सोने की चिड़िया शुरू से ही कहा जाता था। और इवन के वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से हमने देखा कि बहुत सी डेवलपमेंट्स जो है मतलब इंडिया के बारे में ये कहा जाता था इंडिया कभी ग्रो नहीं करेगा, नहीं होगा, वो नहीं होगा। 90s में यानी कि 1990s की बात करें तो इंडिया बैंकक्रप्ट होने वाली साइड पे जा रहा था, लेकिन उससे इंडिया ने किया सीखा। उनकी अच्छी पॉलिसीज की वजह से वो आज जो है वो ग्रो कर रहे हैं, 5वीं बड़ी सुपर पावर इंडिया बन चुका है। और सबसे ज्यादा एफर्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की रही है। उससे पहले भी हम उनके जो है काफी प्राइम मिनिस्टर आए, हमने उनकी भी कारकर्दगी देखी। वो कहते हैं कि हर एक इंसान की अपनी अपनी खासियत होती है, अपनी अपनी क्वालिटीज होती हैं। तो यहाँ पर अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो 5वीं बड़ी ताकत बनने के लिए उसका क्रेडिट जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कहते हैं। अब बात आ जाती है कि मुख्तलिफ जगहों पे उनको इतनी रिस्पेक्ट क्यों दी जा रही है। उसके पीछे रीजन ये है कि उन्होंने ना सिर्फ अपने मुल्क में एक अच्छी पॉलिसीज बनाई, अपने फॉरेन पॉलिसीज को बहुत बेहतर किया, दूसरों की मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ अपने रिलेशन को इस तरह रखा कि मतलब इस तरह रिलेशन को रखा है कि हम वो तो वर्ल्ड लीडर मानते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। जिस तरह आपने देखा न्यू गिनी में उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पांव छू के उनका इस्तकबाल किया। इसके पीछे ये रीजन है कि जब कोविड पेंडेमिक था तो उनके पास शॉर्टेज हो चुकी थी वैक्सीनेशन की, जब इंडिया ने बहुत ज्यादा हेल्प की थी और वैक्सीनेशन का अमल जो है दुनिया में आम किया। मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया के प्रोसेस के थ्रू इस तरह किया। तो ये रीजन है कि दुनिया में उनको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिली है। और अब हम जो बाइडेन को देख लेते हैं, अमेरिका सुपर पावर बन रहा है। आरएसएस जब टूटा, ठीक है, तो उसके बाद दुनिया में कोई भी सुपर पावर एक तरफ नहीं रह सकता। देखें पहले आरएसएस था, आरएसएस टूटा तो अमेरिका हो गया, चाइना, अब 2 बड़ी कंट्रीज सामने आमने सामने, चाइना और इंडिया। देखते हैं कि इंडिया अब कहाँ से। आप शायद यूएसएसआर कहना चाह रही हैं, आप आरएसएस कह रही हैं। यूएसएसआर आई एम रियली सॉरी, मैं यूएसएसआर कहना चाह रही हूँ, मेरी जुबान फिसल गई। असल में मैंने अभी प्रोग्राम आरएसएस पे किया ना, तो यूएसएसआर जो है आरएसएस, सॉरी आई एम रियली सॉरी, यूएसएसआर कहना चाहिए। जब वो टूटा उसके बाद जो है वो टूट के कोई भी बड़ी सुपर पावर नहीं बन सका। लेकिन अब जो है इंडिया और चाइना जो है आमने सामने है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब देखें इंडिया क्या बाजी ले जाता है। और जिस तरह चाइना की भी पॉलिसीज हैं वो भी हमारे सामने है, और चाइना की इकोनॉमी जिस तरह दिन ब दिन डाउन जाती जा रही है वो भी हमारे सामने है। ऑल्दो चाइना अभी भी सुपर पावर है, देखते हैं कि इंडिया किस तरह उनको आने वाले टाइम में टक्कर देता है। और अभी तक
हमने देखा कि 2014 से अब तक बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव अप्रोच रही है, बहुत ज़्यादा फिलॉसफी उनकी निखार है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम उन्होंने बड़ा बेहतर किया है। यूएई के साथ जिस तरह उनके ताल्लुकात हैं, यानी कि जो आईटी यूनिवर्सिटी है वो वहाँ पर बन रही है। मुझे मेरे ख्याल से नाम चीज़ें कुछ मेरे माइंड से स्किप हो जाती हैं, वो यूएई में जो है वो बन रही है और उसकी ब्रांच अब देखिए इस्लामिक कंट्रीज उधर ही इन्वेस्टमेंट कर रही है ना, यानी कि इंडिया भी है उधर अपनी यूनिवर्सिटी बना रही है, एजुकेशन सिस्टम भी बेहतर हो रहा है, टेक्नोलॉजी बेहतर हो रही है, चीजें जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है। तो हम अभी उस मामलात में बहुत ज्यादा पीछे हैं और पाकिस्तान की करंट सर्कमस्टांसेस आपके सामने है। जमान पार्क से लेकर हम देखते हैं कि इस्लामाबाद तक यहाँ तक इनकी जो है अप्रोच है और हम इन चीजों से बाहर नहीं निकल रहे। और इमरान खान की बात ले लें तो इमरान खान की सारी पार्टीज की चीजें जो है वो उनको ऑपोजिशन पार्टी वाला हाल उनका हो गया, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो भी मुल्क से बाहर जाएंगे। लेकिन चूंकि पाकिस्तानी आवाम की उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट है, तो अब देखते हैं कि मैदान में कौन रहता है, शेर रहता है या सवा शेर रहता है। तो सवा शेर जो है वो भी आपको पता है कौन है और शेर भी पता है आपको कौन है। तो हमारी दौड़ जो है या पंजाबी में कहते हैं कि मसीते तक मुझे पूरी वो एक वो पंजाबी कहावत नहीं है मुल्ला दी दौड़ मसीत तक। जी, तो अब देखते हैं कि ज़मान पार्क से इस्लामाबाद, इस्लामाबाद से ज़मान पार्क कहाँ तक दौड़ लगती है और कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो पाकिस्तान की करंट सर्कमस्टांसेस तो यही हैं। बाकी डेवलपमेंट तो अभी सोचा नहीं जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम तो अभी सोचा नहीं जा रहा, आईटी पे वर्क करने का सोचा नहीं जा रहा। जो हमारी कॉटन की इंडस्ट्री है या जो हमारा ये इस तरह की एक्सपोर्ट्स हैं, वो सब टेक्सटाइल एग्जैक्टली टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो सब जो है वो मतलब मामलात खराब हो चुके हैं। इंडस्ट्रीज सारी बंद हो चुकी हैं और जो बाहर से बिजनेस आ रहा था वो भी बंद हो रहा है। हम तो इतने बेवकूफ हैं, हमने पिछले दिनों ऑडी के शोरूम में जो है हमने आग लगाई है। तो बाकी जो इन्वेस्टर हैं फिर वो तो आने से डरेंगे ना। इवन अभी मैं रिसेंटली पोस्ट पढ़ रही थी, कहीं पर मैंने सोशल मीडिया पे देखा था कि टेस्ला जो है वो ये चाह रहा है कि अपनी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करना चाह रहा है और इंडिया अभी बस मतलब देख रहा है और मेरे ख्याल से शायद इन्वेस्टमेंट हो भी गई है। टेस्ला जो है वो उधर अपना शोरूम या अपनी इस तरह की कोई जो ब्रांच है वो उधर एक खुल रही है। इस तरह की कोई पड़ी थी। तो यानी कि डेवलपमेंट से, यानी कि एग्जांपल ये है कि डेवलपमेंट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उधर लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमारे यहाँ सर हम ऐसे पागल हुए हैं कि हम चीजों को आग लगा रहे हैं, अपने मुल्क को आग लगा रहे हैं। जितने मुश्किल से हमने ये मुल्क बनाया है और जिस बात पे हमने मुल्क बनाया है उन चीजों को आग लगा रहे हैं कि भाई हम नहीं चाहिए। और आग लगाकर ऐसे हम हैं कि उसी आग पीछे से आग जल रही है। वो आपने सोशल मीडिया पे पिछले दिनों पिक्चर्स भी देखी होंगी और आगे नमाज पढ़ रहे हैं। तो हाँ, ये हम अपने जो वतन हम कहते हैं कि पाकिस्तान का मतलब है ला इलाहा, और उस पर हम जो है वही आग लगा रहे हैं। ठीक है, और ये चीजें हम पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, क्या सोच के आग लगा रहे हैं, पता नहीं सोचने समझने की हमने अपनी सलाहियत को आग लगा दी है। ये हम अपने वतन को आग नहीं लगा रहे जो बड़ी मेहनत से बनाए, हम अपने सोचने समझने की सलाहियत को ही आग लगा रहे हैं। शोरूम्स को आग लगा रहे हैं, जो इन्वेस्टर है वो आ नहीं रहा और जो है वो भी जा रहे हैं, टाटा बाय बाय कर रहे हैं पाकिस्तान को। तो ये फर्क है इंडिया की डेवलपमेंट और पाकिस्तान की डेवलपमेंट में। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान आज की डेट में कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है और इंडिया कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन यूएसएसआर और आरएसएस ने आज ना मुझे ना दोनों ने मिक्स करवा दिया सब कुछ। अच्छा अभिषेक जी, आपने बातें सुनी सारी रिबाहा जी की, बहुत अच्छा उन्होंने तजिया किया पाकिस्तान की जो सिचुएशन है और इंडिया किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है। अभी जो पाकिस्तान का इन्होंने बताया है कि जो पाकिस्तान की ग्रोथ रेट है वो इकोनॉमी जो है वो -0.5 है, जबकि इंडिया की 6.5 इस साल रहने का जो है वो। तो कैसे देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो माइनस में जा रहा है और इंडिया जो प्लस में, 1-2 साल पहले इंडिया तो 8.5 थी शायद ग्रोथ रेट इंडिया की। तो इंडिया आप कैसे समझ रहे हैं कि, एक तो ये सवाल होगा, दूसरा वही सवाल मैं जो रिबाहा जी से किया था कि आप कैसे देख रहे हैं कि जो एक तो इंडिया को तो लीड कर ही रहे हैं कि इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट हो रही है मोदी जी, इसके साथ साथ जो एक पूरी दुनिया के अंदर एक वर्ल्ड जो लीडर के तौर पर उनका इमेज एक बन रहा है, वो क्यों बन रहा है कि हालांकि अमेरिका जो इंडिया को इतना वो अपना जो है वो अलाई नहीं समझता, क्योंकि इंडिया का झुकाव हमेशा जैसे कि रशिया के तरफ रहा है,
तो क्या वजह है कि जो बाइडन ने भी उनको अपना एक लीडर मानने की यहाँ पर थोड़ी सी ख्वाहिश का इजहार किया, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? थैंक यू मुजफ्फर भाई। देखिए ऐसा है कि जब गांधी जी को आप याद करें 1945-40 में या 1936 में 1919 में चलते हैं, 1916 में चल रहे थे, वर्ल्ड वॉर 2 पे मार रहे थे एक दूसरे को ये गोरे, यूरोपियन वॉर को वर्ल्ड वॉर 1 और 2 बता दिया। ठीक, क्यों उसमें फिर महात्मा गांधी को आकर के आइंस्टाइन को ये बोलना पड़ा कि भाई दुनिया में लोगों को आने वाले समय में ये विश्वास नहीं होगा कि हाड़ मांस में एक ऐसा आदमी भी आया। पूरा वेस्ट उस समय इंडस्ट्रियल, जिसे आप रिवॉल्यूशन कहते हैं, 1.0 हो चुका था, आज तो हम 4.0 पे हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1.0, जिसपे कि उनके अंदर इतना ईगो आ चुका था कि वो दुनिया में और किसी को अपने पैरों से नीचे नहीं समझते थे। ठीक है ना, कोई उनके सामने नहीं था। इस्लामिक वर्ल्ड की उन्होंने सेंट्रल एशिया को चिपटा रखा था, उन्होंने अरबिक वर्ल्ड तो पहले ही खत्म कर रखा था, कुछ था ही नहीं उनके सामने। एक और एक शक्ति थी, यूरोप। ठीक, उसमें यूरोप एक आदमी के सामने झुका, उसका नाम है महात्मा गांधी। क्या कहा महात्मा गांधी ने ऐसा भाई? क्या यूरोप ने कभी महात्मा गांधी के पीछे क्यों यूरोप के लोग पागल हुए? आज भी पागल है वो ऐसा कोई बहुत बड़ा पर्सनालिटी नहीं था महात्मा जी का, मगर उन्होंने ये कहा, महात्मा गांधी ने, कि भाई देयर इज एवरी रीजन फॉर विच आई एम रेडी टू डाई, बट देयर इज नो रीजन फॉर विच आई एम रेडी टू किल। मैं किसी भी कीमत पे अपनी जान तो देने को तैयार हूं, मैं मारने को तैयार नहीं। ये स्टेटमेंट उस समय आ रही है जब 20 साल के अंतराल में दुनिया के दो वर्ल्ड वॉर हो गए और आधी से ज्यादा जनसंख्या साफ हो गई। 25 मिलियन लोग तो सिर्फ रशिया में मर गए। 25 मिलियन लोग, आप समझिए जरा, रशिया में मर गए। इंडिया शुरू से एक ऑल्टरनेटिव स्कूल थॉट रहा है, स्कूल ऑफ थॉट। इंडिया कोई एक मामूली मुल्क नहीं है, और इंडिया को लोगों से मत जोड़िए सर। इंडिया ने इंडिया क्यों फेमस है भाई? इंडिया के लोग हैं काले वो हमारी तरह ब्राउन ब्राउन रंग के हैं, कोई बहुत ज्यादा गोरे चिट्टे तो हम नहीं है ना, तो सेंट्रल एशियन की तरह ना वहां के, तो फिर भी ये सारे हमारे आगे क्यों नतमस्तक है? मैं यहाँ सेंट्रल एशिया में रहता हूँ, सारा दिन टीवी पे गूगल, सुंदर पिचाई, ये वो इंडियंस। ठीक, क्यों? हमको पसंद नहीं करते, ये नेचुरली नहीं पसंद करेंगे, ये मजबूर होते हैं, क्योंकि वो जो थॉट प्रोसेस है, वो जो नॉलेज है, इंडिया दुनिया को देता रहा। इंडिया जब दुनिया ये केमिकल लेकर के आए हमारे यहाँ पे और हमको बताते थे, तुम ये जो हल्दी और इससे ब्रश करते हो, और ये जो लकड़ी चबाते हो, जानवर टाइप के लोग, ये लो हमारा टूथब्रश करो, इससे केमिकल से तुम ब्रश करो। अब आ गए हैं वापस से, ऑर्गेनिक है, क्या आपके दांत में नमक है, आपके टूथपेस्ट में नमक है, चारकोल है, जो चीज हमको मना कर रहे थे, अब कह रहे कि डाल के ले आए, ले लीजिए, कर लीजिए। ये वेस्ट जो था, उसके पास जब नॉलेज आता है तो वो उस नॉलेज को जो है डाइजेस्ट करने की क्षमता नहीं रहती, और वो नॉलेज, वो वेस्ट की बहुत बड़े, मैं फैन हूं, पहले मैं आपको बता दूं, मैं वेस्ट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा हूं। इंडिया ऑल्टरनेटिव, एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज देता है। इंडिया नेचर के साथ एग्जिस्ट करने को सिखाता है। इंडिया कभी नहीं कहा, इंडिया के किसी भी किताब में नहीं कहा गया कि हम नेचर से बड़े हैं, हम बेस्ट हैं। इंडिया कभी नहीं कहता कि जानवर हमसे छोटा, हम हिंदुस्तान, हम इंडियन है, या हम पुरुष, हम इंसान है तो हम सबसे सुपीरियर है, नहीं कहता इंडिया। वो सबको एक समान मानता है, और यही इंडियंस के पिटने की भी एक समस्या रही, क्योंकि दुनिया में एक समस्या ऐसी आई जब सब लोग ये कहने लगे हम बेस्ट है, हम बेस्ट है, हम बेस्ट है। उसमें इंडिया इकलौती थ्योरी है जो कहता है हम सब बेस्ट है। इकलौती थ्योरी कहने वाला इंडिया, इसलिए। और ये मोदी जी क्या है भाई? मोदी एक सामान्य सा आदमी है, एक चाय बेचने वाले के सामान्य से घर का परिवार का आदमी, जो एक एसएचओ के थाने के रूम में जाने में जिसकी हाड़ कांप जिसे कांप जाए, इसको कहते हैं, उस परिवार का आदमी है वो। आज वो दुनिया में लीड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो भारत की थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दुनिया इसी थ्योरी को चाह रही है। ये मोदी, यही थ्योरी थी मोदी की, कि मोदी ने जनरल असेंबली में जब पहली बार अपना स्पीच देने गया एज ए प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा हमने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिया है। फिर उसके बाद वो दुनिया को क्या कहते हैं, वो जेलेंस्की के सामने बैठे, वो कहते हैं मैं इस वॉर को पॉलिटिकल या इकोनॉमिक रीजन से नहीं देता कि गंदम की सप्लाई शॉर्टेज हो गई, सूर्यमुखी के यानी कि सनफ्लावर ऑयल की सप्लाई शॉर्टेज हो गई, इन्फ्लेशन हो गया, ये जो फ्यूल है फॉसिल फ्यूल, उसकी वो सप्लाई में प्रॉब्लम हो गई, ये इकोनॉमिकली हम नहीं देखते।
ये क्या कह रहे हैं, हम इसको मानवता का देखते, एक मानव दूसरे मानव को मार रहा है। ये बात सबको रेजोनेट करती है, वरना दुनिया ने तो डिवाइड ही कर रखा ना, नेशन के नाम पे, रिलीजन के नाम पे डिवीजन ही आपको हर थ्योरी जो है डिवाइड करती है। और दुनिया में इकलौता देश है भारत, और जब मैं भारत कह रहा हूं आप भी उसी के पार्ट है मेरे दृष्टिकोण से। क्योंकि जहां तक्षशिला है, जहां पे मोहनजोदड़ो है, वो भारत का पार्ट ना हो, ये कैसे नहीं हो सकता। आप भारत का डिवीजन का नतीजा है। आप पहले कोई एंटिटी नहीं थे, तो जब आप अमरूद को काटेंगे दूसरा हिस्सा अमरूद ही निकलेगा। ये आपके स्कॉलर से प्रूव करने पे तुले हुए कि अमरूद को काट के दूसरा हिस्सा लीची निकल गया है। ये आपके स्कॉलर्स की खास बात है। वो कह रहे कि मानो ये लीची है, मान लीजिए फिर। तो मोदी उस थॉट प्रोसेस को ले जा रहे हैं, मोदी योग करवा रहे हैं। मोदी ये नहीं कह रहे कि अपना अपना भगवान छोड़ दो, कह रहे आप अपना भगवान अपने पास रखे, योग कर लीजिए, लोगों को फायदे हो रहे हैं। मोदी दुनिया की बातें कर रहे हैं, क्योंकि भारत की बात ही दुनिया की बात है। क्योंकि हमने अभी इनके उस पे कहा था, आपके भी चैनल पे कर देते कि भारत की बात क्या है। भारत के जो हमारे पुरखे थे हमें क्या सिखाते हैं, वो हमें ये सिखाते हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। यानी इसका मतलब क्या है, मेरा पराया, यह मेरा है वह पराया है, ये छोटे विचार के व्यक्ति करते हैं। उच्च चरित्र के लोग समस्त संसार को अपना मानते हैं। वो क्या कह रहा है, परिवार, संसार को परिवार कहने वाला एक, अब ये किसी आदमी ने लिखा होगा ना, और ये आदमी कम से कम 3-4 हजार साल पहले होगा। सोचिए जरा उसकी वृहदता, कॉम्प्रिहेंसिवता। वो इंसानों की बात कर रहा है, कह रहा सब है, ईद भी मेरी, दिवाली भी मेरी, क्रिसमस भी मेरा, और कोई अगर कोई ट्राइबल सोसाइटी में नंगे होकर के कोई अगर सेलिब्रेशन कर रहा है वो भी मेरा। मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यथीस्ट हूं, मैं यहूदी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सब कुछ हूं। ये कहने का सिर्फ थ्योरी दुनिया को हिंदुस्तान देता है, और यही थ्योरी लेके वो जा रहे हैं। तो क्यों नहीं आप उनकी पूजा करेंगे, क्यों नहीं आप उनको मानेंगे कि हाँ भाई ये बात सिर्फ तू और तू ही कर रहा है। तो वो जहां जाते हैं लोग पैर में झुक जाते हैं, आदमी भी अच्छे हैं, पर्सनालिटी भी थोड़ी अच्छी है उनकी। तो अल्बनीज कह रहा है यू आर क्या नाम है, बॉस। पापुआ न्यू गिनी साहब, वो तो खैर कल्चर है, पैर छुए तो मैं उसका मैं नहीं करना चाहता, उन्होंने कल्चर में किया तो उनका सम्मान है। और ये मोदी जी वो बातें करे जो गांधी ने कही, जो एक साल पहले हमने ऑल्टरनेटिव जो थॉट प्रोसेस है ना, दुनिया को हमने दिया। हम अपनी बात नहीं करते। भारत की बात का मतलब है पाकिस्तान की बात, भारत की बात का मतलब है अमेरिका की बात, भारत की बात का मतलब है यूएसए की बात, यूएसएसआर की बात, रशिया की बात। यानी मेरे मन की बात और आपके मन की बात, एक बात कहने वाला ये सिर्फ हिंदुस्तान है। दैट्स द रीजन व्हाई मोदी इज लाइक, मोदी भारत की बात करते हैं, अपनी बात नहीं करते। और रही बात आपका दूसरा प्रश्न, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या है, व्हाट इज इकोनॉमी? इंसान अपनी जो जीवनचर्या की जो कार्य करता है वही इकोनॉमी है। वो नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर रहा है, उसमें आप अगर फाइनेंशियल थोड़ी सी अगर सोफिस्टिकेशन ला दें, तो क्रेडिट कैसे अवेलेबल हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, इसी एक्टिविटी को इकोनॉमिक्स कहते हैं। कोई नौकरी करेगा, कोई यूट्यूब का वीडियो बनाएगा, कोई किताबें लिखेगा, कोई बिजनेस कल खाने चलाएगा, सब ये सब होगा। आपने कभी इकोनॉमिक सोसाइटी बनाना आपका पर्पज ही नहीं था, आपका पर्पज था इस्लामिक सोसाइटी बनाना। दुनिया के कौन सा इस्लामिक सोसाइटी है जो इकोनॉमिकली बड़ा थ्राइव कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? सारे के सारे एक्सपोर्ट पे डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि तेल है। इंडोनेशिया का आप एक्सेप्शन मान सकते हैं, मगर इंडोनेशिया अपने कल्चर से जुड़ा हुआ कंट्री है, ठीक है ना। और आप बाकी किसी को मान देख लो, जो अरबिक नेशन है, ये क्या कर रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, सब तेल बेच रहे हैं। इकोनॉमिक कहीं नहीं है, इकोनॉमिक फिलोसफी में ही नहीं है। क्योंकि आप इकोनॉमी को करने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा। अब आपके यहाँ पे लैंड रिफॉर्म था, इकोनॉमिक एक्टिविटी का फर्स्ट जो सोर्स होता है क्रेडिट होता है, या आपके सॉरी इंटरप्रीनियरशिप होता है। इंटरप्रीनियरशिप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो होता है लैंड लेबर कैपिटल। आपके यहाँ पे लैंड को ये कह दिया, जब लैंड रिफॉर्म की बात आई, आपने कहा जमींदारी प्रथा जो है वो जायज है, क्योंकि वो शरीयत के हिसाब से वैलिड है। तो जब एक आदमी हजारों एकड़ जमीन लेके बैठा हुआ है, तो बाकी तो जमीन पे वही करेंगे ना, क्या नाम है, खेती, और वो कर सकते हैं, वो तो उसके मजदूर बनेंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटी का सवाल ही नहीं है। आप अगर एमिनेंट डोमेन के नाम पे स्टेट अगर एक्विजिशन ऑफ द लैंड करने जाएगा, तो वो तो आप छोड़िए, आपके यहाँ तो कोई कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है, वो पहले वो चले जाएंगे मौलाना साहब के पास, फतवा लेके आ जाएंगे। आपके स्टेट जो है वो गुलाम है आपकी। आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें अपना जाकर के,
आर्टिकल 31 पढ़ लें, आर्टिकल 236 जाके एग्जैक्टली आपके कॉन्स्टिट्यूशन का ये है कि द लॉ ऑफ द लैंड इज कुरान एंड होली कुरान एंड सुन्ना। तो कुछ अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको आप कह रही है? दुकान पे कोई चिप्स बेच रहा है, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। गूगल वाले पता नहीं क्या बेच रहे हैं, आज तक पता ही नहीं चला गूगल बेचा क्या और दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी बन गया है। एक आदमी का आइडिया ये था कि ये जो जितना कचरा इंटरनेट में इकट्ठा हुआ है, इसको इकट्ठा करके लोगों को बता दो। खाली आप ढूंढ रहे हैं कि अभिषेक मिश्रा क्या करता है, वो सर्च करके दे दो, ये गूगल। मैं ढूंढ रहा हूँ कि अच्छा ये बताओ क्या ये ईसब गोल खाने से पेट ठीक होता है, ये ढूंढ लो। लोगों ने नेट पे डाला, ये आपको गूगल ये दे रहा है। बिजनेस है। आज गूगल मैप बना रहा है, ड्राइवरलेस कार बना रहा है, धरती और आसमान को जोड़ करके गूगल मैप बना दिया। अब आप बिना गूगल मैप के पंगु हैं। आज एक जमाना था कि आप टैक्सी हम करते थे ना इंडिया में, तो ऑटो वाले से आधा घंटा तो लड़ाई होती थी, इतना देंगे उतना देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, वो सारा ठगने के चक्कर में रहता था। आज क्या आपने ऐप किया, बैठ गए आराम से। नहीं तो हम जैसे लोग तो डरते थे, वो चला मीटर देख रहे होते थे, ये घूमा 1 किलोमीटर पहले ही उतर जाएंगे क्योंकि इतना ही पैसा जेब में है। ये आज की समस्या ही सॉल्व हो गई। ऐप पे आपने देखा भाई आ गया, 600 रुपए लगेंगे, चलो भाई बैठ जाओ। आज ये सब उन्होंने दिया है। पहले आप इसी चीज को करने के लिए आप लोगों से कसम खाओ अल्लाह ताला की, भगवान की, कि तुम ईमानदार बनोगे। नहीं खानी आपको ईमानदारी की कसम, ईमानदारी करवा के रहेंगे, बेईमानी की जगह ही नहीं छोड़ेंगे। सर तो AI इज द न्यू गॉड, न्यू रिलीजन। और ये जो इकोनॉमी समझ गया आज के जमाने में, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, वेल्थ और पैसे की डेफिनेशन चेंज होने वाली है। अभी पैसा और वेल्थ की जो डेफिनेशन है आपके लेबर से है, वो 2 तरीके का लेबर था। पहले फिजिकल था, अब मेंटल हो गया। अब तो मेंटल लेबर भी नहीं, नॉलेज तो AI क्रिएट करेगा। मैंने इस बार एग्जाम लिया अपने बच्चों का, वो सारे के सारे चैट जीपीटी से आंसर निकाल के उन्होंने दे दिया। अब मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस बच्चे को, मुझे पता है अंग्रेजी का ई लिखने नहीं आता, इसने इतनी सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश लिख दी है। अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि इसने किसी और का काम चोरी किया हुआ है, क्योंकि चैट जीपीटी उसने सब्सक्राइब किया है, अपने पैसे पे खरीदा है। मैं आपसे कहूं कि भाई ऐसा है मुजफ्फर साहब, आपको मैं खरीदता हूं, मेरे लिए शायरी लिखो, स्पीच लिखो, मैं नेता हूं बड़ा, मैं पढ़ूंगा, आपको 1000 रुपए दिए उसके लिए महीने। आपने वो देखा है, वो एक फिल्म है आमिर खान की, 3 इडियट्स। तो 3 इडियट्स लाइब्रेरियन पीछे से कह रहा होता है, जब वो लड़का अपना बात शुरू करता है, कहता है शब्द ये बोल ये रहे हैं, शब्द मेरे हैं। आप समझ रहे हैं? सबसे बड़ी जुतियां उससे बड़ी जुतियां पड़ती है। शब्द खराब होने शुरू होते हैं, तब वो जाके कहता है कि चुप हो जा, ये शब्द मेरे नहीं है। पॉइंट ये, मैंने आपको खरीद लिया, आपसे नॉलेज खरीद ली, तो क्या आप मुझे कह सकते कि मैंने नॉलेज खरीद ली? दुनिया जिस तरफ जा रही है, जो इकोनॉमी का नया मॉडल है, उस इकोनॉमी मॉडल में तो ये वी आर टॉकिंग अबाउट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 5.0। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 5.0 आपको पता है क्या, ये सारे कल कारखाने यूं ही हो जाएंगे। अभी रिवाहा जी बता रही थी टेस्ला में वो सेल्फ ड्रिवन कार ला रहे हैं, जो गवर्नमेंट के साथ खैर उनकी जो अभी अटकी हुई है, क्योंकि वो चाहते हैं कि चाइना में बनाए और इंडिया में बेचे। हम कह रहे हैं इंडिया में बनाओ चाइना में बेचो। हम क्या मार्केट कंजम्पशन बैठे हुए तुम्हारे लिए? हम तुम्हारा सामान खरीदेंगे खाली, और तुम्हारा ये जो कचरा कल को खराब हो जाएगा, हमारे यहाँ का वो लैंडफिल खराब होगा। फिर हम कह रहे हैं हमारे से बनाओ, थाईलैंड में बेचो, पाकिस्तान में बेचो, बांग्लादेश में बेचो, श्रीलंका में बेचो, म्यांमार में बेचो, कंबोडिया में बेचो, चाइना में बेचो, जापान में बेचो। हम हमारे यहाँ बनाओ, बेचो दुनिया में। हम क्यों आपका चाइना का माल आप बनाओ चाइना में, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, खरीद हम ले भैया। ये ऐसी शराफत क्यों भाई एलन मस्क साहब? तो गवर्नमेंट ने कह दिया बनाइए और बेचिए। सिर्फ बेचने का काम इंडिया नहीं करेगा। इंडिया न तो नॉलेज का कंज्यूमर अब बनेगा, और इंडिया न सिर्फ गुड्स का कंज्यूमर बनेगा। हम खरीदेंगे मगर बनाइए हमारे यहाँ। यही है इकोनॉमी। इसीलिए आपको डेवलपमेंट करेगा, 3 चीजें कर ले। लैंड रिफॉर्म, जमींदारी प्रथा को इमीडिएटली खत्म करें। जब तक लैंड ही नहीं होगा, इकोनॉमी ही नहीं होगी। दूसरा, आप लोगों को साइंटिफिक लेकर आए। जितनी ज्यादा रोबोटिक्स, AI और ये सब चीजें हैं, इंटरडिसिप्लिनरी पढ़ाएं लोगों को। साइंस के बच्चों को सिर्फ साइंस न दें, हिस्ट्री के बच्चों को भी साइंस में ले आए। कोई ये नहीं है कि आप अगर हिस्ट्री सीख सकते हो तो बाकी चीजें नहीं सीख सकते। बच्चों में इंटरडिसिप्लिनरी एजुकेशन लाए। बच्चों को सोचने से पहले, जब तक आपके यहाँ पे एक दिक्कत तो ये है, क्वेश्चन कैसे पूछ दिया तुमने? हाउ डेयर यू आस्क मी क्वेश्चन? बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो सीखेगा कैसे? तो पूछने दे, आगे बढ़ने दे। मैं आपको बताता हूँ, मुस्तकबिल आपका भी बहुत ब्राइट है। सिर्फ जैसे कहते थे अल्लामा साहब आपके कि मिट्टी को नम होना करना पड़ेगा।
सर तभी ब्राइट बहुत महंगा होता जा रहा है। हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है लेकिन तभी ब्राइट बहुत महंगा होता जा रहा है। अच्छा रिबाहा जी, जैसे कि उन्होंने जी सर, अभिषेक सर आपने अभी एक और बात की थी, तब जी मैं ये जी आपको कह रही थी, जब ऑटो में आपने कहा कि इतना बनेगा, तो मेरी जेब में 600 रुपए हैं और जगह इतनी जानी, इतने किलोमीटर चलेगा तो इसका 600 किराया होगा, 100 रुपया नहीं है तो वहीं पहले ही उतर जाएंगे। तो हमारे उबर वाले ऐसे होते हैं या ऑटो वाले ऐसे होते हैं कि अगर 500 बिल बना, उनको 1000 का नोट दे, उनकी नीयत खराब हो जाती है, लड़ने लग जाते हैं कि यार हम तो इतनी दूर से आए थे। मेरे साथ बहुत बार हुआ है, हम तो इतनी दूर से आए थे, हमें पूरे पैसे चाहिए। मतलब 1000 का नोट देके अच्छा नीयत रिबाहा जी, खराब हो यही है हमारे यहाँ भी अच्छा यही है। बाज दफा ऐसे होता, अभिषेक जी बाज दफा ऐसे होता है कि आपने किसी जगह पे जाना है, वो पास ही होगी ना, तो पहले तो मोबाइल नहीं होते थे कि आपको लोकेशन का पता होता, तो रिक्शे वाले घूम के पूरा चक्कर लगा के वापस वहीं पर आपको उतार देंगे और अपनी मर्जी के पैसे ले लेंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ रिबाहा जी? मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, मैं तो हर उबर वाले से लड़के ही घर आती हूँ। ज्यादा पैसे पकड़ाऊंगी, 1000 का नोट देके, उसका नीयत खराब हो जाएगी। भाई क्यों नीयत खराब होगी? जितना आ रहा है, जितना फेयर आ रहा है उतना ही दूंगी ना, उससे ज्यादा क्यों दूं मैं? अच्छा रिबाहा जी, जैसे कि अभिषेक जी ने बताया कि इंडिया की तरक्की का राज जो है, इसमें 2-3 चीजें जो मेन है कि एक तो इन्होंने बोला कि लैंड रिफॉर्म होनी चाहिए, कि पाकिस्तान के अंदर, सिंध के अंदर अगर आप बात करें या पंजाब, जनूबी पंजाब के अंदर, तो हजारों एकड़ जमीन जो है एक-एक जिम्मेदार के नाम पर है। यहाँ पर बड़े-बड़े जिम्मेदार ऐसे हैं कि जिनकी हजारों हजार, जो हमारे जरदारी जी हैं, जैसे जतोई हैं या इस कुछ तरह लोगों ने लगारी कब्जा है। किया, कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जी कुछ लोगों ने कब्जा भी किया हुआ है। जी जी बिल्कुल। तो एक तो ये चीज होगी, दूसरा इन्होंने जो पॉइंट रखा वो मैं इन दोनों पॉइंट से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है ना प्रोडक्शन प्लांट नहीं है। पाकिस्तान चीज इंपोर्ट करता है और यहाँ पर अपने मुल्क के अंदर ही सेल करता है। तो ये इंडिया टेस्ला का जो, जैसे इन्होंने बोला कि जी उनके साथ जो एग्रीमेंट इस वजह से नहीं हो पा रहा कि वो बात इस चीज पे अटकी हुई है कि इंडिया कह रहा है जी कि हमारा जो प्रोडक्शन प्लांट है इंडिया के अंदर ही लगना चाहिए। तो ये कैसे हम सारी चीजें यहाँ पर मुल्क के अंदर बेहतर कर सकते हैं, जिस तरह लैंड रिफॉर्म हो, अगर प्रोडक्शन प्लांट की बात की जाए तो हम टोटली इंपोर्ट पे हम डिपेंडेड हैं। तो कैसे, ये कौन होगा हमारे मुल्क के अंदर? जैसे वहां तो मोदी जी है या वहां पर जो है, हमारे मुल्क के अंदर ऐसा कोई लीडर आज तक 75 सालों में नहीं आया कि जो इन चीजों को देख सके। आम पाकिस्तानी ये चीजें फील कर रहा है और देख रहा है कि ये चीजों, इन चीजों में बेहतरी होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। तो क्या हमारे लीडरों को ये चीजें नजर नहीं आ रही? आपके सवाल बहुत अच्छा था, और सवाल मतलब हंसी आ रही है इस सवाल पर मुझे, कि मैं इस जी बात का क्या जवाब दूं। 75 साल से हमें ऐसा कोई लीडर मिला ही नहीं कि हम जो है वो कि मुल्क में उनके यानी कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेकर आए। ऐसा नहीं कि हमारे हालात शुरू से ही खराब थे, हमारे हालात बहुत अच्छे थे। प्रॉब्लम ये है कि जी कोई सिंसियर हुक्मरान हमें नहीं मिला, और यही बात पाकिस्तान आज इस मकाम पर पहुंचा है। इसके पीछे यही रीजन है कि पाकिस्तान को हुक्मरान नहीं मिला। और हमारे तो कुरान में भी है, जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। तो जैसे हम खुद हैं वैसे ही हमें हमें हुक्मरान नहीं जी है। हम इसमें कोई वो गिला भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम भी वैसे हैं ना। अब जैसे नियत रखेंगे मिलेगा भी वैसे ना। अगर नियत साफ है तो अच्छा मिलेगा, अगर नियत नियत वैसी नहीं है तो वैसा नहीं मिलेगा। तो वो हमारे तो मजहब, अब चले मजहब को ही, हम पाकिस्तानी हर चीज में मजहब को कोड करते हैं ना। तो वो यहाँ पर एक ये भी है ना कि जैसी नियत होगी वैसा ही आपको जो है मतलब जैसे आपके इरादे होंगे वैसे ही आपकी जो है उस तरह अल्लाह आपको वो दे देगा। तो हमारी नीयत जिस तरह होगी हमें हुक्मरान भी वैसे मिलेंगे। तो हम फिर ये क्यों गिला कहते हैं कि 75 साल में हमें कोई सिंसियर लाइफ पार्टनर नहीं मिला, या सिंसियरिटी नहीं मिली, या हमारे हुक्मरानों ने हमारे मुल्क का नहीं सोचा। एक एक हुक्मरान बहुत अच्छा आया था, कायदे आजम, जिन्होंने मुल्क कर दिया। समझ गए ना आप? जी मैं समझ गया हूँ, मैं समझ जी, अच्छी बात है। अच्छा अच्छा अभिषेक जी, आपसे एंड में आखिरी ये एक सवाल पूछूंगा। ये जो एफर्ट कर रहे हैं, आपने देखा कि जैसे मेरा चैनल है या रिबाहा जी का चैनल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो दूरियां हैं वो दूर हों, जो नफरतें हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, कुछ अवाम की सतह पर भी हैं, कुछ जो है हमारी स्टैब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है या इंडिया की गवर्नमेंट या इस तरह जो बाकी लोगों के अंदर है। तो आप समझते हैं कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा, या इसमें हमें कोई तजवीज दें कि इसमें क्या बेहतरी लाए कि जो दोनों मुल्कों के जो दरमियान नफरतें हैं वो कम हो सके?
मुजफ्फर भाई, मैं तो मैं आपके सारे जो भी व्यूज देख रहे होंगे उनको सबको बोल दूं मुजफ्फर भाई का चैनल सब्सक्राइब करें, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी दुआएं हैं कि ऐसे ही ग्रो करते रहें। तो जी, प्लीज आप थैंक मेरे यू। पास सर आप दावेदारी है तो सर मैं कहूँगा सारे इनको सब्सक्राइब कर लें। सर यही बात आपने सबसे पहले बोली थी जो कि आप सबसे एंड में बोल रहे हैं। तो मैं यहाँ बात करूंगी कि मुजफ्फर भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ अभिषेक सर के चैनल को भी सब्सक्राइब करें, दोनों के चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं भाई, आपको आपके चैनल को भी तीनों का ही कर ले, रिवाज को ना हाँ, छोड़े, मेरे चैनल उधर को भी सब्सक्राइब वो पंजाबी में कहा साड़ी मेहरबानी मेरे चैनल ਨੂੰ भी सब्सक्राइब कर दे, मैनू ना भूल जाना। एग्जैक्टली। देखिए मुजफ्फर भाई, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, ये बहुत डीप क्वेश्चन है। नफरतें, देखिए नफरत इंसान की बेसिक फितरत है। आप मुझसे हदस रखेंगे, मैं आपसे हदस रखूंगा, ये बेसिक फितरत है, नफरत नहीं कम की जा सकती। जेलसी होने, नफरत का बेसिस क्या होता है? जलन हो जाना, अरे यार ये मुझसे ज्यादा कमा रहा है, ये बेसिक फितरत है। तो आप परिवार में ही जलन होती है। मेरे भैया को देख करके मुझे जलन हो जाती थी यार कि अरे यार इनको तो बैठे बैठे सब मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। एक परिवार में जलन हो जाएगी। नफरत जिसको आप कहते हैं, मतलब नफरत का, जलन का हाईएस्ट ऑर्डर नफरत होगा, ठीक है ना, कि आप उसका नुकसान पे आ जाओगे या उसकी शक्ल नहीं देखोगे। नफरत क्या है, इसको डिफाइन करना पड़ेगा। एक तो ये नफरत है विच इज बेसिक, इसके लिए आप समाज में नियम रखते हैं, भाई ये जो इसका है, ये उसका हक है, ये उसका हक है, ये उसका हक है, आप ले नहीं सकते। नफरत में आप जल भुन के राख हो जाए, वो कुछ नहीं होने वाला। वो नफरत बेसिक इंस्टिंक्ट है, इस व्हाट दैट मेक्स अस ह्यूमन। आप ये नहीं होगा तो आप हमारे जो कहते हैं देवता तुल्य हो जाएंगे, मतलब फिर आप हाईएस्ट वर्चू में चले जाएंगे भाई, कि ये तो भाई संत हो गए, इनको नफरत नहीं है, हदस नहीं है, गिला शिकवा नहीं है, अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। मैं उसी कैटेगरी में आता हूँ वैसे, भाई तो अपनी दुनिया में मस्त रहता हूँ, मुझे दुनिया में किसी से नफरत ही नहीं होती या जलन ही नहीं होती, बिकॉज देन यू आर वेरी कॉन्फिडेंट इनसाइड योर हेड। आपको पता है कि भाई इस चीज का ये चीज मेरे को मिलनी नहीं है ना, मुझे इससे प्यार है, तो मुझे अब रुपए पैसे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो आपको होगा, अपने घर में होगा, हमें भाई आपको मिले बहुत अच्छा, हमें नहीं मिला आप खुश है। दूसरी नफरत है जो नफरतें क्रिएट की ऑन द बेसिस ऑफ अदर फैक्टर्स, उसका सोल्यूशन मैं आपको बार बार कह रहा हूं, वो आप ही के पास है। उस नफरत के कॉज को जब तक आप नहीं देखेंगे, आप मीठी और शुगरी बातें कर लें, जब तक दिल में, जब जिसे कहता है, आपका उर्दू का वर्ड है बोगस या बगस, ऐसे कुछ वर्ड है, वो भरा हुआ है बोगस आप बोगस देखने। हाँ, तो वो जो देखने का तरीका है ना, क्योंकि आप नफरत सिर्फ एक्जिस्टेंस से कर रहे हैं। नफरत आप उसके, एक होता है कि आप मेरी कला से नफरत करो, मैं ये करूं यार मुजफ्फर भाई क्या यार इनके यूट्यूब चैनल चले जा रहा है, या मेरी बहाजी से नफरत करूं यार ये चली जा रही है, चले जा रही है, 1,41,000, और ईश्वर करे, अल्लाह करे, जीसस क्राइस्ट करे, यहोवा यहूदी वाले जितने भगवान सुन रहे हैं सब करे कि भाई मुजफ्फर भाई भी वहां पहुंचे, रिबाहा भी वहां पहुंचे, सब लोग 1-1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, और मुझे 2,500 पे मैं परेशान हूं यार दिन रात, यार क्या हो, इसको कोई इलाज नहीं है। इसी को लाने के लिए ईश्वर की व्याख्या की गई। इंटरनल कंट्रोल को लाने के लिए, जिसको मोरालिटी कहते हैं, वो ईश्वर का काम लाया गया कि भाई ईश्वर से डरो, ये ऐसा करो, ये ऐसा करो। आपको दुनिया का कोई लॉ, दुनिया का कोई लॉ, आई एम रिपीटिंग, बी डिवाइन और बी इट ह्यूमन, आपको सबसे प्यार करने वाला नहीं बना देगा, नहीं बना सकता आपको। आप डर के थोड़ा काम नहीं करोगे क्योंकि आपको डराया गया है, या मैं इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे लगा अरे यार ये पाप हो जाएगा, ये सब करके थोड़ा बहुत कंट्रोल किया जा सकता है। आप बाकी उसके लिए लॉ आपको रखना ही पड़ेगा, इनकी ये आपका हदूद है, इसके आगे न जाए। लेकिन जिस नफरत की आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, एक नफरत है वो नेचुरल है, उसको कम नहीं किया जा सकता, वरना वो आदमी इंसान नहीं हुआ, रोबोट हो जाएगा, या वो संत हो जाएगा, या आपकी भाषा में प्रॉफिट हो जाएगा, या वो आदमी मतलब जंगल में, हमारे यहाँ कहते हैं जो कट्टर हिंदू है, वो जानते हैं कौन होता है, वो चला जाता है बर्फ में हाड़ कलाने, चलो ऊपर सब छोड़ छाड़ मोह माया, ठीक है। सो उसको कम करने का जिस नफरत की आप बात कर रहे हैं, जिस सरहदों का कारण है, उसके लिए तो आपको थ्योरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस को रिविजिट करना पड़ेगा। आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल सोसाइटी का निर्माण यूरोप ने किया, किस लिए किया। आपको जॉन लॉक की किताब पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम है टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि आपको हमें जॉन लॉक की जरूरत नहीं है, हमारे यहाँ अर्थशास्त्र है उससे भी बेहतर की किताब आपको पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि आपने अपने जड़ को उखाड़ करके कहीं और कनेक्ट किया हुआ है। तो जो समस्या उनकी है, उस समस्या का निवारण वो कर चुके हैं, क्योंकि ये क्रिश्चियन, यहूदी और इस्लाम, ये तो एक ही परिवार का हिस्सा है ना।
तो जो उनका सोल्यूशन है, जिसको आप अभी कह रहे हैं ये तो नंगे लोग हैं, यूरोप वाले तो मोरालिटी नहीं है, घटिया लोग हैं, आपको जाना तो वही, आपने उनसे कॉन्स्टिट्यूशन ले लिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बना दिया, लेकिन उसमें भी आप फ्रॉड करके। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नेंस करने से पहले कॉन्स्टिट्यूशनल फिलॉसफी तो पढ़ लेते हैं। जाके 5 ऑथर का नाम मैं दे रहा हूं, आप पढ़ ले खाली। आप पढ़े इमैनुअल कांट, परपेचुअल पीस, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपब्लिक, कॉमन सेंस। आप पढ़े टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट बाय जॉन लॉक, कॉन्स्टिट्यूशनल थ्योरी, एक जर्मन स्कॉलर है, देखिए मैं नाम भूला, बड़ा अच्छा उनकी किताब मैंने पढ़ा था, मैं बहुत सीखा उस किताब से, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस की। इस जर्मन स्कॉलर, जर्मन किताब थी, मैंने इंग्लिश ट्रांसलेट करवा, जो वर्जन थी वो निकाल के पढ़ी, काफी मोटी किताब थी। मेरे दाढ़ी, मेरी बाल सफेद होने में उस किताब का बड़ा हाथ था, पढ़ते पढ़ते हैरान हो गया था मैं। दूसरी आप जो एक और किताब थी, मैं भूल गया, ख्याल ये 4 भी अगर आप पढ़ लेना, मैं नाम क्यों भूल रहा हूँ यार, इट्स अ वेरी गुड स्कॉलर। आप ये 4-5 किताबें पढ़ें, फिर कॉन्स्टिट्यूशन बैठ के लिखें, आपको समझ में आ जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखते हैं तो प्री कंडीशन होती है, हर डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहलाता। मैं आपको एक लास्ट बात कह के रोक देता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन यदि किसी डॉक्यूमेंट को आप कहते हैं ना, तो उसकी पहली कंडीशन मुजफ्फर भाई ये होती है कि उससे बड़ा किताब फिर आपकी समाज में कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने लिख दिया और उसको आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह रहे हैं, तो फिर यदि उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात वेद के प्रोविजन से भी अगर कॉन्ट्राडिक्ट करती है, तो वैदिक प्रोविजंस को पीछे होना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस गवर्न करेंगे, प्रिवेल करेंगे। और आप अगर ऐसी डॉक्यूमेंट नहीं बनाते हैं, और आप किसी भी डॉक्यूमेंट को बना के उसको कॉन्स्टिट्यूशन कह दें, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा। देयर आर प्री कंडीशंस। अभिषेक सर, मैं यहाँ पर एक बात करूंगी, यकीन करें, यकीन माने, ईमानदारी से एक बात कह रही हूँ सर, पाकिस्तानियों का इन 4 किताबों से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं पता, कोई सरोकार नहीं हमें। जी सर, ऐसे ही है। अच्छा रिवाहा जी, आपसे मैं पूछूंगा, जैसे अभिषेक सर ने बोला कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमारे तब्दीलियां होने वाली हैं, या ये जो हमारी बुक्स हैं इसको पढ़ के पाकिस्तानी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको दोबारा से लिखना चाहिए। तो ये तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन तो एक अलग चीज है। आप देखिए, एज ए पाकिस्तानी आप स्कूल में पढ़िए, तो जो हमारा जो सिलेबस है, जो हमारा करिकुलम है, उसके अंदर जो आप हिस्ट्री की बुक्स के अंदर जो लिखा गया है कि इंडिया जो है हमारा दुश्मन है, वहां पर 4 जंगें हमारी इंडिया के साथ हुई हैं, इंडिया ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अगर साइड में भी रखा जाए, तो आप नहीं समझते कि जो हमारी जो हिस्ट्री की बुक्स हैं, जो मुताला पाकिस्तान के अंदर हमें जो पढ़ाया जा रहा है, वहां से हमारी जो माइंड एक सेटिंग शुरू से ही बचपन से कर दी गई है कि इंडिया जो है हमारे लिए, जो हमारा दुश्मन है, वो कहीं भी हमारे ऊपर हमला करके पाकिस्तान के ऊपर कब्जा कर सकता है। यहाँ से बुनियाद ही हमारी गलत है। सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, आई सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद मैं कोई और बात करूंगी कि जो सर देख ले जी, कितना डर है, कितना डर है हमारे अंदर हम। नहीं सर, मुझे डर नहीं है, मैं डर के बगैर बात कर रही हूँ। आई सपोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और रिस्पेक्ट है मेरी दिल में बहुत ज्यादा। और अब मैं आपको बताती हूँ, जब मैं थी ना सर, मैंने ये सब कुछ पढ़ा था, जो कि चीजें जो मैं मतलब यही समझती रही हूँ, जब भी ये प्रोग्राम्स यानी कि यूनिवर्सिटी के बाद शुरू किए हैं, तब यही समझती रही हूँ सिलेबस में ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, ये क्या था, यही चीजें समझ समझ के आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। जब मैं हैरान ही होगी, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल गया सब। जब मैंने इंटरनेशनल लेवल पे जब मैंने आर्टिकल्स पढ़े, हालात वही ना, वो आपने वो मीम वाला वायरल किया पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। ओ भाई मुझे मारो, जब चीजें बदल जाती हैं एकदम से, तो आप सब कुछ हजम नहीं हो रहा होता आपको कि ये पूरी जिंदगी क्या पढ़ते रहे, हुआ क्या सर। तो फिर आप मुझ जैसी खातून से क्या कैसे सवाल कर रहे हैं कि मैं उस बारे में क्या कमेंट पास कर सकती हूँ, बताएं मुझे। चीजें बहुत ज्यादा अगर जी सर। जी सर। मैं इसमें एक प्रश्न आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जिसने ये थ्योरी लिखी है कि हिंदुस्तान या इंडिया हमारा दुश्मन है, उनसे 3 प्रश्न करें कृपया करके, जाके पूछें उनसे। हिंदुस्तान, इंडिया तो करीब करीब 10,000 साल से है, 10,000 साल से है।
ठीक है ना। इंडिया का नाम इंडिया कहने वाले यूरोपियंस थे। ये इंडिया जो आप कहते हैं वर्ड, ये ग्रीक से आया, इंडिका से। वो यहाँ पे आए बेगिस्तानी, जो इन्होंने इस लैंड को इंडिया कहा। आप हिंदुस्तान तुर्कों ने कहा हमें, और अरबों ने अल हिंद और हौदा करके एरिया कहा जाता था हमें। अगर आप अलग अलग पुरानी किताबें पढ़े तो आपको मिल जाएगा इंडिया का नाम। बट इंडिया एज एन एंटिटी ऑलवेज एग्जिस्टेड। हम लोग खुद को भारतवर्ष कहते थे, या आर्य जम्बू द्वीप, आर्यव्रत, ये 3 नाम हमारे लोगों ने हमें दिया। दूसरे क्या दिया हमें, हमें उससे मतलब नहीं। तो भारत और इंडिया एक चीज है, एटलीस्ट ट्रांसलिटरेशन में। आप उनसे पूछे, वो कह रहे हैं भारत हमारा दुश्मन है। कब बना? नंबर 1, 1947 में बना, क्योंकि डिमांड पाकिस्तान की 1947 से पहले की है। ठीक, 1947 में डिमांड का रियलाइजेशन हुआ। उसके बाद चढ़ बैठे आप कश्मीर पे। तो ये पूछिए कि क्या आप जो है 1947 से पहले इंडिया आपका दुश्मन था? अगर इंडिया आपका दुश्मन था तो इंडियन है कौन? आपके दादा पर, यानी कि अगर जिन्ना साहब कह रहे हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, उनके दादा इंडियन थे। क्योंकि अगर हिंदू इंडियन है, अगर डेफिनेशन ये कि एक हिंदू इंडियन है, तो मोहम्मद अली जिन्ना का दुश्मन उनका अपना बाप था, उनके अपने दादा थे, क्योंकि वो तो हिंदू ही थे। उनसे पूछे इंडिया दुश्मन कब बना तुम्हारा, क्यों बना दुश्मन? ये प्रश्न तो पूछे ना। इंडिया हमारा दुश्मन रहा है, कब बन गया ये तो दुश्मन? लड़ाई घर की है, फिर 2 कौमों की बन गई। नहीं भाई, तो मैं तो ये कह रहा हूँ ना, जिन्ना साहब कह रहे हैं 1940 में लाहौर में, 1940 के लाहौर के भाषण में कहते हैं हमारा ये इंडिया में प्रॉब्लम नेशनल नहीं है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। इंडिया हिंदू और मुसलमान 2 कौमें हैं, और यहाँ पे जो है ये एक दुनियावी मसला है। मतलब क्या क्या कहते हैं, बैनुल अक़वामी मसला है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मसला है। अब आप उनसे ये पूछें, लेकिन जिन्ना साहब, परम आदरणीय परम ज्ञानवान जिन्ना साहब, आपके घर में 2 वो रहते हैं, क्या नाम है, नेशंस, 2 इंटरनेशनल कम्युनिटी रहती है। क्योंकि आपके पिताजी आधा समय तक तो 40-50 साल तक तो वो हिंदू थे, आपकी बुआ हुआ तो हिंदू ही रही। तो अब आप अपनी बुआ के घर जा रहे हो तो क्या भैया हम इंटरनेशनल सफर पे जा रहे हैं, वीजा चाहिए हमको बुआ के यहाँ जाने के लिए। बुआ इंटरनेशनल हो गई है। और अब इसका क्या जवाब देंगे आप? मानसिक दिवालियेपन का कोई इलाज नहीं हो सकता। बिल्कुल जो सर। आदमी सोचना नहीं चाहता, एनालिसिस नहीं करता, क्वेश्चन नहीं पूछता, भारत हमारा दुश्मन है, ये पूछिए कब और कौन था भारतीय? तुम्हारे बाप दादा भारतीय नहीं थे, गए तेल लेने आप हिंदू। भारतीय नहीं थे तुम्हारे बाप दादा। पंजाब 1947 से पहले क्या भारत का हिस्सा नहीं था? एक पंजाब भारत है, एक पंजाब भारत नहीं है, ये कैसे संभव है? अगर भारतीय तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे दुश्मन है। पूछो तो यार, नहीं, सवाल देखिए पूछो भाई, कुछ कहने से पहले। आप मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें, वो तो 1948 में वो उनकी इंतकाल हो गया था। ये तो अभी तक चली आ रही है। अभी जो हमारी नई बुक्स हैं, जो 2023 में भी अभी पब्लिश हुई हैं, तो उसके अंदर भी यही कहा जा रहा है कि जी इंडिया तुम्हारा दुश्मन है। अब तो कायद आज़म इस दुनिया में नहीं है ना, लेकिन हमारे यहाँ तो अभी भी पढ़ाया जा रहा है, आज भी पढ़ाया जा रहा है। उनसे पूछे ना कौन है इंडियन। मोहम्मद अली जिन्ना की दुश्मनी किन इंडियन से थी? उनके बाप दादा इंडियन थे भाई, वो ठक्कर थे उनके पिताजी। ये आपके क्या नाम है इनका, ये अल्लामा इकबाल साहब, ये कश्मीरी पंडित थे, इनके पिताजी कश्मीरी पंडित थे। तो अपना बाप अपने बेटे का दुश्मन था। तो फिर वो क्यों कहते हैं सर, भारतीय सर वो क्यों कहते हैं कि मेरा दिल कश्मीरियों को देख के बहुत रोता है? बताएं मुझे, मैं उनकी शायरी पढ़ती हूँ ना, तो लिखा होता है मेरा दिल अक्सर कश्मीरियों को देख के बहुत रोता था। वो खुद कश्मीर थे भाई, कश्मीरी ब्राह्मण थे, वो कश्मीरी ब्राह्मण थे। बाय द वे, ये एनसी के क्या नाम है, कौन है अभी, ये फारूक अब्दुल्ला और इनके पिताजी, ये लोग सब कश्मीरी ब्राह्मण थे। मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, छोड़े ये सब। आप जब एक थ्योरी दे रहे हो ना, मैं जब एक सेंटेंस लिखता हूँ ना मुजफ्फर साहब, तो मुझे आधा घंटा उस सेंटेंस के सारे एंगल को मैं पहले सोचता हूँ, और तब जाके वो सेंटेंस मेरी किताब में आता है। ऐसे नहीं लिख देता मैं। और उस सेंटेंस को लिखने के लिए कम से कम 10 साल की पढ़ाई होती है कि उस सेंटेंस के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। आप पूछें कि भारतीय आपका दुश्मन है, कब बना? 1947 में बना, वो हो नहीं सकता, क्योंकि डिमांड तो आप 1947 से पहले की कर रहे थे कि हिंदू मुसलमान 2 कौमें एक साथ नहीं रह सकती। तो नहीं रह सकती क्योंकि दुश्मन थे, और दुश्मन थे तो आप जब कन्वर्ट हुए तो आप ही के फैमिली के लोग आपके दुश्मन हो गए।
लेकिन आपने मोहम्मद अली जिन्ना की स्पीच सुनी है जो 11 अगस्त 1947 को उन्होंने की थी? नहीं, ये वाली स्पीच मैंने नहीं सुनी है। मैंने तो ये सुना है कि कई लोग कहते हैं वो स्पीच कभी हुई नहीं है। नहीं, वो स्पीच आप सुने, उसमें उन्होंने बोला है कि जी उन्होंने बिल्कुल वहां पर जो टू नेशन थ्योरी है उसको उन्होंने एक साइड पे रख दिया है। उन्होंने बोला कि जी जो पाकिस्तान जो बना है ये यहाँ पर हिंदू भी रहेंगे, यहाँ पर मुसलमान भी रहेंगे, यहाँ पर सिख भी रहेंगे, यहाँ पर क्रिश्चियन भी रहेंगे और हर बंदे को अपने मजहबी आजादी होगी। तो मैं समझता हूँ कि उनको इस चीज का एहसास हो गया था कि ये जो टू नेशन थ्योरी को लेकर वो चल रहे हैं, तो जितने वो मुसलमान इंडिया के अंदर रह चुके हैं तो उनका क्या कसूर है। वो अगर टू नेशन थ्योरी को देखा जाए तो वहां पर वो फेल हो गई कि तकरीबन जितने मुसलमान माइग्रेट करके या जितने तो उतने ज्यादा तो इंडिया के अंदर रह गए थे। मुजफ्फर साहब, मेरी प्रॉब्लम यहाँ पे है क्योंकि हम दोनों लोग एक अलग अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। आप अपनी जगह से, मैं चूंकि मुसलमान को अलग एंटिटी नहीं मानता। मैं ये कह रहा हूँ कल को मैं मुसलमान हो गया तो मैं अपने परिवार से अलग हो गया क्या? यहाँ पे मेरी अभी दोस्त आई थी, वो मुसलमान, उसका भाई मुसलमान है और वो मुसलमान को नहीं मानती, उसका बाप भी मुसलमान है मगर वो बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे हैं। सब एक परिवार में रह रहे हैं। आप अपने आप को, आपकी दिक्कत, आप मतलब मैं जनरल की बात कर रहा हूँ। वो दिक्कत ये कि मुसलमान को एक अलग एंटिटी मान रहे हैं। वो समझ रहे कि बीइंग मुस्लिम इज एन होल एंड सोल एंटिटी, बाकी सारी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। अरे हिंदू मुसलमान नहीं भाई, सब भारतीय है। पाकिस्तान में पाकिस्तानी सिर्फ मुसलमान होगा क्या? पाकिस्तानी क्रिश्चियन नहीं होगा क्या? पाकिस्तानी, मैं कल एक दिन मैं शैला जी से बात करता, मैंने पठान, या मैं आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूँ पठान वाली बात पे। मैंने अनवर मकसूद साहब को सुना था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान नमक हराम पैदा करने में नंबर 1 है। तो मैंने उनसे मन में ये पूछा कि भाई जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हो उसने नमक हरामी नहीं की अपनी मिट्टी से। तो दोस्तों ये आज का प्रोग्राम था रिबाहा जी के साथ और अभिषेक जी के साथ। बहुत ही हमने खुलकर बातें की, पाकिस्तान की जो मसाइल है उसके ऊपर भी, और इंडिया की जो तरक्की है, उनकी डेवलपमेंट है, और मोदी जी की जिस तरह पूरी दुनिया के अंदर सब तारीफें कर रहे हैं, उनको एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखा जा रहा है, तो उसके ऊपर हमने एक डिटेल से बहस की है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा और अपने मेजबानों के साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि हम तीनों के जो चैनल हैं उनको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाजत चाहेंगे हम तीनों आपसे। अल्लाह हाफिज, नमस्ते, सत श्री अकाल। चैनल ने सब्सक्राइब कर देना, वीडियो ने लाइक कर देना, शेयर कर देना। तो सानू इजाजत दो। अल्लाह हाफिज। आपने अपनी भाषा में बोला तो मैं भी अपनी भाषा में बोल देता हूँ। आप सब लोग इनकरा चैनल के सब्सक्राइब करी और लाइक करी। सबके नमस्कार, राम राम, अल्लाह हाफिज, नमस्कार, फिर मिलेंगे। नमस्कार।